नमस्कार फ्रेंड्स। मैं कपिला राठौड़ मिरेकल माइंड भारत के आपके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करती हूँ। हम योगी कथामृत परमहंस योगानंद जी की बुक कर रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इंग्लिश में। तो इसका हिंदी वर्जन हम सीमा जी के साथ 21 चैप्टर के साथ कर रहे हैं। 21 चैप्टर जो उनकी कॉलेज की डिग्री परमहंस योगानंद जी। मुकुंद एक छोटा सा बच्चा था जो धीरे धीरे बढ़ता गया, युक्तेश्वर गिरी जी को मिला। युक्तेश्वर गिरी जी उनको पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इनके लिए कुछ देखा है, कुछ विजन देखे हैं। तो ये विजन क्या है, इस बुक के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना था, उनका पर्पज ऑफ लाइफ क्या था। और उस वजह से उनके जो प्रिय गुरु है युक्तेश्वर गिरी जी, जिनके सानिध्य में रहकर परमहंस योगानंद जी, एक छोटा सा बच्चा मुकुंद क्रिया योग की दीक्षा लेता है और आगे बढ़ता जाता है। तो वो अभी कॉलेज की डिग्री के लिए किस तरीके से प्रेरित होते हैं युक्तेश्वर गिरी जी से, तो उसकी इस चैप्टर में बात है फ्रेंड्स। तो हम सभी लोग ध्यान से इस चैप्टर को सुने, समझे और देखें कि क्या जर्नी है उनके जीवन की और किस तरीके से वो अपनी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं। तो यस फ्रेंड्स, हम सभी स्वागत करते हैं सीमा जी का। सीमा जी हमारे साथ बहुत सारे स्वाध्याय कर चुकी है और वो गुड़गांव से है। तो आइए सीमा जी, मिरेकल माइंड भारत के आपके प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। Thank you, Kapila ji, and thank you for this giving opportunity कि आज मैं ये स्वाध्याय कर रही हूँ। तो ज़्यादा हम टाइम को मिस ना करते हुए हम ये चैप्टर 23 को है विश्वविद्यालय से उपाधि की प्राप्ति। जो इसके लिए मैंने छोटी सी कोशिश की है, पीपीटी बनाई है। तो मैं yes. यस फ्रेंड्स, इस चैप्टर में Is it यस यस ऑल विजिबल। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, विश्वविद्यालय से उपाधि की प्राप्ति। तो वो विश्वविद्यालय से डिग्री ले रहे हैं। यस हाँ, ये बुक है हिंदी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी परमहंस योगानंद जी। द सेकेंड चैप्टर नेम है प्रकरण 23 विश्वविद्यालय से उपाधि की प्राप्ति। ये फ्रेंड्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी की फोटोग्राफ्स है जहाँ से उन्होंने श्री रामपुर कॉलेज का एक जो उनकी जहाँ से उन्होंने किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, वहाँ की ये फोटोग्राफ। इसमें सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने वहां से अ, योगी जी ने दर्शन शास्त्र की उन्होंने वो किया था। दर्शन शास्त्र जो एक तरीके का चैप्टर, वो एक तरीके का फिलोसफी है, इसको इंग्लिश में हम फिलोसफी कहते हैं, जिसमें एक तरीके का गुण जो होता है उसका ज्ञान होता है। दर्शन शास्त्र एक विद्या है जो जहाँ पर परम सत्य सिद्धांतों की विवेचना की जाती है। तो वो वहां से उन्होंने किया था। तो इसमें यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या है कि वो कॉलेज कम जाते थे, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि उनके प्रोफेसर उनको थोड़ा सा एक डांटने के भाव से उनसे बात कर रहे हैं। वो पैराग्राफ में ये बात हो रही है, तुम दर्शन शास्त्र के अध्ययन कार्य की उपेक्षा कर रहे हो, इसमें संदेह नहीं। ये जो बात की जा रही है ये श्री रामपुर कॉलेज के प्रोफेसर डीसी घोषाल जी बोल रहे हैं। तुम दर्शन शास्त्र के अध्ययन कार्य की उपेक्षा कर रहे हो, इसमें संदेह नहीं कि तुम परीक्षा में पास होने के लिए परिश्रम विहीन अतः प्रेरणा पर निर्भर कर रहे हो। परंतु यदि तुम विद्यार्थी की तरह मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस परीक्षा में पास नहीं होने दूंगा। श्री रामपुर कॉलेज के प्रोफेसर डीसी घोषाल जिस मुझसे सख्ती के साथ बोल रहे थे
यदि मैं उनकी लिखित फाइनल क्लास रूम टेस्ट में पास नहीं होता तो मैं विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाता। ये नियम कोलकाता विश्वविद्यालय के बनाए हुए हैं, क्योंकि ये वहाँ के नियम है कि अगर आप फाइनल क्लास में लिखित से पहले अगर आपने ये पास नहीं किया तो आप अयोग्य ठहराए जाओगे। ये नियम कोलकाता विश्वविद्यालय के बनाए हुए हैं और श्री राम कॉलेज उसकी एक समृद्ध शाखा है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। भारतीय विश्वविद्यालय में बीए की परीक्षा में एक विषय में भी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को अगले वर्ष फिर से सब विषयों की परीक्षा देनी पड़ती है। ये मैंने थोड़ा सा गूगल पर सर्च किया, श्री रामपुर कॉलेज जो बिल्डिंग है ये थोड़ी सी झरझर उसमें हो गई है, थोड़ा टूट फूट गई है, लेकिन मैंने कोशिश की इस टाइप से फोटोग्राफ्स निकालूं कि कौन सा श्री रामपुर कॉलेज है। और ये श्री रामपुर कॉलेज, ये श्री रामपुर का जो वहाँ का सिटी है उसका स्टेशन की फोटोग्राफ्स ली है। फिर कहते हैं श्री रामपुर कॉलेज के मेरे प्राध्यापक साधारणतः मेरे साथ अच्छा ही बर्ताव करते थे, यद्यपि उसमें कुछ विनोद की झलक अवश्य होती थी। मुकुंद धर्म में कुछ ज्यादा ही बह गया, ये घोषाल जी उनके लिए सोच रहे हैं और कह रहे हैं, और उनके साथ अच्छे संबंध भी थे। इस प्रकार मेरा आकलन कर वे मुझे कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने में की मुसीबत से कुशलता पूर्वक बचाते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि फाइनल लिखित टेस्ट मुझे बीए परीक्षार्थी की सूची से हटाने का काम कर देगी। मेरे सहपाठियों का मेरे बारे में मत उनके द्वारा मुझे दिए गए नाम से स्पष्ट था, पागल सन्यासी। क्योंकि वहाँ के जो इस टाइप से अगर जो ज्वाइन भी नहीं करते थे क्लास, और उसके बाद वो वेशभूषा भी उनकी सन्यासी वाले, तो उनको वो पागल सन्यासी, जो उनके क्लासमेट थे वो उनको पागल सन्यासी से उनको नाम दिया। प्रोफेसर घोषाल की मुझे दर्शन शास्त्र में अनुत्तीर्ण करने की धमकी को विफल करने के लिए मैंने चालाकी की। जो उनको धमकी मिलती थी कि मैं तुम्हें अनुत्तीर्ण कर दूंगा, उसके लिए उन्होंने थोड़ी सी चालाकी की। जब फाइनल टेस्ट के परिणाम घोषित किए जाने वाले थे तभी मैंने सहपाठी को अपने साथ प्रोफेसर के कक्ष में चलने के लिए कहा और मेरे साथ चलो, मुझे एक साक्षी चाहिए। क्योंकि जिस रूम में वो जा रहे थे तो अपने साथ वो एक क्लासमेट लेके गए कि भाई मेरे साथ चलो, मुझे एक साक्षी चाहिए। मैंने अपने सहपाठी से कहा यदि प्रोफेसर को अपनी चालाकी से मात देने में सफल नहीं हुआ तो मुझे बड़ी निराशा होगी। जब मैंने पूछा कि मेरी उत्तर पुस्तिका पर उन्होंने कितने अंक दिए हैं तो प्रोफेसर घोषाल ने बड़ा मतलब नेगेटिविटी के साथ उन्हें सिर हिलाया कि जो लोग पास हुए हैं उनमें तुम नहीं हो। मतलब उन्होंने पहले उस चीज को कह दिया और विजयी मुद्रा के साथ कहा। उन्होंने अपनी मेज पर पड़े पत्रिकाओं के गट्ठे में देखना शुरू किया। मतलब घोषाल जी ने उस पत्रिकाओं में देखना शुरू किया, तो कहते हैं कि इसमें तो तुम्हारी पत्रिका ही नहीं है, तो तुम बैठने के कारण वैसे ही अनुत्तीर्ण हो गए हो। मैं हंसा, मतलब योगी जी हंसे। मैं परीक्षा में बैठा था, क्या इस गड्ढे को मैं देख सकता हूँ? तो प्रोफेसर ने असमंजस में पढ़कर उनको अनुमति दी। मैं शीघ्र ही अपनी पत्रिका ढूंढ निकाली जिस पर मैंने अपने रोल नंबर के अतिरिक्त पहचान का कोई चिन्ह नहीं छोड़ा था। मतलब उन्होंने ये चीज, जैसे अगर वो नेम वगैरह लिख देते तो पता चल जाता, तो उन्होंने सिर्फ रोल नंबर के अतिरिक्त कोई भी चीज नहीं। मेरे नाम की लाल झंडी ना दिखने के कारण पाठ पुस्तक के उद्धरण से अलंकृत न होने पर भी प्रोफेसर ने मेरे उत्तरों को अच्छे अंक दिए थे। मेरी चालाकी में आते ही वे गरज उठे, केवल तुम्हारी किस्मत बलवान है। फिर उन्होंने आशा के साथ कहा, तुम बीए की परीक्षा में अवश्य फेल हो जाओगे। मतलब फिर भी उनको थोड़ा सा लगा कि ये मतलब ये इसने तो चालाकी चल रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा तुम फेल हो जाओगे। मेरे अन्य विषय की टेस्ट परीक्षाओं के लिए मैंने कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया था। विशेष पर प्रिय मित्र एवं चचेरे भाई प्रभाष चंद्र घोष जी, जो मेरे शारदा चाचा के बेटे हैं। जस्ट मिनट। हाँ, यस, तो अभी ये जो सारदा चाचा के बेटे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, सभी विषयों की जो टेस्ट परीक्षा से मैं कष्टप्रद रूप से परंतु सफलता पूर्वक निकल गया।
सभी विषयों में उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक जितने भी अंक मिले, मतलब वो निकल गए, पास हो गए, जो उनकी जो थी परीक्षा, जो उनकी स्टार्टिंग की थी, जिसमें वो आगे उसमें बीए की परीक्षा दे सकते हैं। कॉलेज की 4 वर्षों की पढ़ाई के बाद जब मैं बीए की परीक्षा में बैठने के योग्य हो गया था, परंतु इस अवसर से कोई लाभ उठा पाने की आशा नहीं के बराबर थी। कोलकाता विश्वविद्यालय की कड़ी बीए की डिग्री की तुलना में श्री रामपुर कॉलेज की टेस्ट परीक्षा तो बच्चों का खेल मात्र थी। लगभग प्रतिदिन युक्तेश्वर जी के पास जानने के कारण कॉलेज जाने का मुझे समय ही नहीं मिला था। अनुपस्थिति के अपेक्षा कक्षा में मेरी उपस्थिति ही छात्रों का विस्मय का कारण बनती। लगभग प्रतिदिन मैं इस दिनचर्या का अवलंबन करता। उसकी शुरुआत सुबह 9:30 बजे मेरी साइकिल पर निकल पढ़ने से होती। एक हाथ में गुरुदेव को अर्पित करने के लिए बंदी छात्रावास के बगीचे में चुने फूल रहते। प्रेम से मुझसे मिलने के लिए गुरुदेव दोपहर का खाना भी वहीं साथ में खाते, मुझसे कहते, बिना किसी अपवाद की नीति अत्यंत सरलता के साथ मान लेते, ताकि दिन भर कॉलेज के विचार से मुक्ति मिल जाए। घंटों युक्तेश्वर जी के सानिध्य में रहकर उनका अपूर्व ज्ञानोपदेश सुनने या आश्रम के कार्यों में सहायता करने के इसमें जो लोग पास हुए थे उनमें नहीं हो, मतलब ये। यस, मुकुंद राम में कुछ ज्यादा ही रह गया है ये। जो उनके चचेरे भाई थे, उनका नाम था प्रवास चंद्र घोष, तो वो शारदा चाचा के बेटे हैं। यस, सभी विषयों के टेस्ट में परीक्षा में वो निकल गए और जो थे सभी विषयों में उनको न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मिले। कॉलेज की 4 विषयों की जो वर्षों की जो पढ़ाई थी बीए की परीक्षा में बैठने योग्य थे, परंतु उस अवसर से कोई लाभ उठा पाने का आशा नहीं बराबर थी। कोलकाता विश्वविद्यालय की कड़ी बीए की परीक्षा की डिग्री की तुलना में श्रीरामपुर कॉलेज की टेस्ट परीक्षा तो बच्चों का खेल मात्र थी। लगभग प्रतिदिन युक्तेश्वर जी के पास जाने के कारण कॉलेज जाने का मुझे समय ही नहीं मिला था। अनुपस्थिति की अपेक्षा कक्षा में मेरी उपस्थिति ही छात्रों के विस्मय का कारण बनती, और लगभग प्रतिदिन मैं इस दिनचर्या का अवलंबन करता। उसकी शुरुआत 9:30 बजे से होती थी। तो ये सारी चीजें क्या था कि वो अपना दिनचर्या बता रहे थे कि वो किस तरीके से पूरा समय उनका जाता था। पूरा समय उनका गुरु की सेवा में, उनके क्या कहते हैं, उनके लिए फूल चुनना, ये सारी चीजें वो उसमें बता रहे हैं। यस, कभी कभी उनको रात में भी हो जाता था, कभी रात भर में अपने गुरु के साथ ही रहता, उनकी बातों में मगन रहता, और कब रात का अंधकार हो जाए और वो पता ही नहीं चलता था। तो एक रात 11 बजे जब मैं छात्रावास में वापसी की अपनी साइकिल सवारी के लिए जूते पहनकर तैयार हो रहा था, तब गुरुदेव जी ने कहा कि अपनी मुद्रा में पूछा, गंभीर मुद्रा में पूछा, तुम्हारी बीए की परीक्षा कब शुरू होती है? आज से 5 दिन बाद गुरुदेव। तुमने तैयारी तो कर ली है ना? तो उनको बहुत अजीब सा लगा और कहा कि ये गुरुदेव ने कैसी बात पूछ ली, क्योंकि वो उनका हाथ का जूता हाथ में धरा रह गया। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव, मैंने कहा, आप जानते हैं कि मेरा सारा समय तो प्रोफेसर के बजाय आप ही के सानिध्य में बीता है, अतः उस कठिन परीक्षा में बैठने का ढोंग रचने से क्या लाभ? फिर भी युक्तेश्वर जी ने बहुत वैसी अंतर्दृष्टि नजरों से उनको देखा और बोला कि परीक्षा तो देनी ही होगी। उन्होंने ठंडे निराश स्वर में कहा, हमें तुम्हारे पिताजी को या अन्य रिश्ते, क्योंकि वो आगे की जो भविष्य जो था वो उनको दिख जाता था कि ये हमें सुनने को मिल सकता है, इसलिए ऐसी कोई बात मत करना कि जिससे हमें ये चीजें सुननी पड़े। तो उनको अवसर नहीं देना चाहिए जिससे वे आश्रम जीवन के प्रति अपनी अभिरुचि का आलोचना कर सके। तो तुम मुझे वचन दो कि तुम परीक्षा में बैठो और तुमसे जैसा बने वैसे उत्तर लिख के आना।
ये चीजें युक्तेश्वर जी ने उनको समझाई। तो आंसू बेकाबू होकर उनके गालों पे बह रहे थे। मुझे लगा गुरुजी की आज्ञा अनुचित थी। उन्होंने उनकी आज्ञा मानी और उस चीज को विलंब ना करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ये अवश्य करूँ। मैंने सिसकते हुए, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं बैठ जाऊंगा, और फिर तैयारी करने का समय नहीं रहा। बुदबुदाते हुए बोले कि अब तो समय भी नहीं रहा। प्रश्न के उत्तर में मैं आपके ही उपदेशों के उत्तर पत्रिका जो है पत्रिकाएं भर दूंगा। तो ये सब सुनकर थोड़ा सा उनको लगा कि कैसे ये होगा। तो वो भी अपनी बात कहना चाह रहे थे युक्तेश्वर जी से। तो खैर उन्होंने अपने चेहरे को थोड़ा सा, मेरे खिन चेहरे को देखकर वो हंसने लगे। मुकुंद, क्या भगवान परीक्षा में या अन्य कहीं तुम्हारी मदद करने में कभी चूके हैं? तो वो उनको विश्वास दिलाना चाहते कि तुम्हारे साथ ईश्वर है। नहीं गुरुदेव, मैंने उत्साहित होकर उत्तर दिया, और साथ ही कृतज्ञता पूर्व स्मृतियों में नव शक्ति का संचार हो गया। कॉलेज में गौरव प्राप्त करने के प्रयास से तुम्हें आलस्य ने नहीं, बल्कि ईश्वर प्राप्ति के ज्वलंत उत्साह ने रोका है। मेरे गुरु ने प्रेम से कहा। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने बाइबल के एक वचन को स्मृत किया। पहले ईश्वर के साम्राज्य को और उसकी नीति परायणता को प्राप्त करना तो प्रयास करो, तब उन अन्य सारी चीजें तुम्हें अपने आप से मिल जाएंगी। अन्य हजारों अवसरों के इस बार भी गुरुदेव ने सानिध्य में मेरे मन का बोझ आखिर से हट गया। मध्याह्न भोजन रोज की अपेक्षा पहले खत्म करने के बाद मुझे पंथी लौट जाने की सलाह दी। मतलब गुरुदेव से उन्होंने पूरा अच्छे से सपोर्ट मिला कि तुम्हारे साथ भगवान है और तुम पूरी तैयारी करो, और अपने पंथी यानी कि जो हॉस्टल था वहां आप लौट जाओ। तुम्हारे मित्र रमेश दत्त जो है उसकी तुम अब वो रमेश दत्त के बारे में उन्होंने पहले ही गुरु जी ने बता दिया। तुम्हारे मित्र रमेश चंद्र दत्त क्या अब भी तुम्हारे छात्रावास में रहता है? तो गुरुदेव जी, गुरुदेव उससे मिलो। प्रभु उसे तुम्हारी परीक्षा की तैयारी में सहायता करने की प्रेरणा देंगे। ये उन्होंने पहले ही समझा दिया। ठीक है गुरुदेव, परंतु रमेश इस समय अत्यंत व्यस्त है। आ, उसने ऑनर्स ले रखा है ऑलरेडी वो, मतलब व्यस्त था, फिर भी गुरु जी ने कहा नहीं हो जाएगा। तो गुरुदेव ने मेरे आक्षेपों को मतलब इस तरह से सहलाते हुए कहा कि तुम जाओ और रमेश के साथ समय निकाल कर तैयारी करो। मैं साइकिल से पंथी वापस लौटा, और छात्र मतलब एक जोश के साथ छात्रावास के अहाते में पहुंचते ही सर्वप्रथम किसी किसी से मेरी भेंट हुई, तो वो विद्यावासी रमेश थे। झिझकते हुए मैंने थोड़ा सा झिझकते हुए मतलब उनसे बोला, अनुरोध किया कि के साथ स्वीकार कीजिए। स्वीकार किया, और मैंने उसके साथ समय मैंने कहा कि कुछ मेरे लिए समय निकालिए। तो उसने ऐसे बोला कि वो उसकी सेवा में ही उपस्थित है। इस तरीके से उसने जवाब दिया, अवश्य मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। उस दिन और उसके बाद में प्रत्येक दिन उसने मुझे विभिन्न विषयों के परीक्षा के लिए तैयार होने के लिए कई घंटे व्यतीत किए। मुझे लगता है कि अंग्रेजी साहित्य में अनेक प्रश्न चाइल्ड हेरोल्ड के ने अपनी यात्रा के लिए जो रास्ता अपनाया था उससे संबंधित होंगे। हमें तुरंत ही एक एटलस लानी चाहिए। ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं, योगी जी और रमेश, और वो कहते हैं कि हमें एक ये अभी तैयारी हो रही है इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसमें कह रहे हैं एक एटलस लाना होगा जो तुम्हें लाना है। मैं जल्दी शारदा चाचा के घर गया और एटलस मांग के लाया, और उसमें से जो भी एटलस की बातें थी उसमें लिखा, और वहाँ का रोमांच जो बैरन था वो रोमांचित यात्री गया था। रमेश जब मुझे बता रहा था कि तब कुछ सहपाठी उसके मार्गदर्शन को सुनने के लिए हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। एक बैठक के अंत में उनमें से एक मुझसे कहता है कि मतलब जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर जो और लोग देख रहे थे, तो उसमें से एक बोला कि रमेश तुम्हें गलत सलाह दे रहा है। साधारणतः केवल 50% प्रश्न ही पुस्तक के बारे में होते हैं, अन्य आधे प्रश्न लेखक की जीवनी से संबंधित होते हैं। मतलब जब कोई दो डिस्कस कर रहे हो ना स्टडी में, तो नेचुरली होता है कि तीसरा आके अपनी जरूर बताता है पॉइंट्स कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसा गलत है। तो उसी तरीके से इसमें भी बता रहे हैं कि रमेश तुम्हें गलत सलाह देता है।
जब परीक्षा भवन में अंग्रेजी साहित्य की प्रश्न पत्रिका मेरे हाथ में आया तो उस पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही मेरे आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहकर मेरी पत्रिका को भिगोने लगे। उस कमरे की परीक्षा पर्यवेक्षक मेरे पास आकर सहानुभूति पूर्वक आकर पूछने लगे। मतलब जब वो पेपर देखा उन्होंने तो वो इतने खुश हुए कि जो स्टडी उन्होंने की थी वही वही चीजें उनको दिख रही थी। तो इससे वो भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो जो वहाँ के जो थे जो टीचर थे उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ तुम ऐसा क्यों हो रहे हो, भावुक क्यों हो रहे हो। तो उन्होंने बताया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे रमेश मेरी सहायता करेगा। देखिए रमेश ने मुझे जिन जिन प्रश्नों के आने की संभावना बताई थी वही सब प्रश्न आ, इस प्रश्न पत्रिका में आए। फिर मैंने आगे कहा, मेरी खुशकिस्मती से इस साल बहुत कम प्रश्न लेखक अंग्रेज लेखकों के बारे में है जिनका जीवन मेरे लिए तो गहरे रहस्य में ही लिपटा हुआ है। क्योंकि जो उन्होंने समझा नहीं, जो उन्होंने पढ़ा नहीं, तो वो तो गहरा रहस्य हो जाता, तो वो आया ही नहीं। तो जब मैं परीक्षा देकर छात्रावास लौटा तो छात्रों ने मुझे देखकर जोर से हर्ष ध्वनि की। मतलब वो एक्साइटेड थे कि जो हम लोग कह रहे थे कि वो उसमें से नहीं आएगा और आया वही जो ये लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जोर से देखे हर्ष ध्वनि, मतलब बहुत एक्साइटेड मूड में उनसे बात की। जो लड़के थे जो उनके क्लासमेट थे वो रमेश के मार्गदर्शन में विश्वास करने के कारण मेरा मजाक उड़ा रहे थे। जो लोग वही जोर जोर से उनका अभिनंदन करने लगे और वो मेरे कानों के पर्दे पर इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि उनके कान के पर्दे पड़ रहे थे। परीक्षा के पूरे सप्ताह में यथासंभव अधिक से अधिक रमेश के साथ बिताता रहा, जो मुझे प्रोफेसर द्वारा प्रश्न पत्रिका में डाले जा सकने वाले संभावित प्रश्न बताता रहा। दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रश्न पत्रिका में रमेश के बताए हुए प्रश्न लगभग उसी के शब्दों में आते रहे। मतलब तैयारी पूरी पूरी रमेश जी वैसी वैसी करा रहे थे कि जैसे जैसे प्रश्न में आना था। कॉलेज में बिजली की तरह ये बात फैल गई। अब ये कोई छोटी बात तो थी नहीं कि जो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं वही क्वेश्चन में आने वाला है। तो ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई, जैसे लग रहा है कुछ चमत्कार घटित हो रहा है। अब करें तो करें क्या। तो और हमेशा अनबने से रहने वाले पागल सन्यासी जो वो लोग बोलते थे वो भी, उनको भी लगने लगा कि ये कैसे संभव हो रहा है। मैंने कुछ छिपाने का प्रयास नहीं किया और विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया प्रश्न पत्रिकाओं में कोई फेर बदल भी करना अब उनके प्रोफेसर के हाथ में नहीं था। मतलब ये भी नहीं सोच सकते कि ये कहीं से लीक हो रहा है, तो कोई अब चेंज भी नहीं कर सकता था। तो एक दिन सुबह अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा के विषय में सोचते हुए अचानक मेरा ध्यान आया कि मैंने एक बड़ी भारी भूल कर दी थी। अब वो भारी भूल क्या थी कि प्रश्न दो भागों में विभाजित किया गया था, क या ख तथा ग या घ। मतलब जैसे होता है ना पार्ट ए बी और सी डी, तो ए में से करना था, ए करना था या बी करना था, सी करना था या फिर डी करना था। तो इन्होंने क्या किया कि का खा दोनों ही कर डाले क्वेश्चन और घा घा में से कोई भी नहीं किया। अब प्रत्येक विभाग के एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बजाय मैंने प्रथम विभाग के दोनों प्रश्न उत्तर लिख दिए। मतलब का खा दोनों ही लिख दिए उन्होंने, जिसके कारण अब का खा दोनों लिख दिए तो एक तो क्रॉस हो जाएगा और गा घा के मार्क्स कट जाएंगे। तो उस परीक्षा में मुझे अधिक से अधिक 33 अंक मिल सकते थे अगर मैं उसको कर लेता, लेकिन अब वो कट जाएंगे तो न्यूनतम उत्तरांक 36 से 3 अंक कम। जो पासिंग मार्क्स था वो था 36%। अब अब वो इनको मार्क्स मिलेंगे नहीं तो ये फेल हो जाएंगे। तो मैं सीधा गुरुदेव के पास पहुंच गया और उन्हें अपनी भूल बता दी। मैंने कहा, गुरुदेव मैंने एक ऐसी भूल कर दी है कि मैं रमेश के माध्यम से मिली ईश्वरी कृपा के योग्य नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अपात्र हूँ। मतलब उनको बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरे साथ सब कुछ होते हुए मैं वो चीज नहीं कर पाया। फिर वो अब गुरुदेव जी ने उनको समझाते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कि जैसे उन्होंने कहा कि नीला आकाश की ओर हम जैसे दिखाते हैं, जैसे सूर्य वो ऊपर आकाश की ओर दिखाते हुए कहते हैं कि सूर्य चंद्र आकाश अपने स्थानों में अदला बदली कर सकते हैं, परंतु तुम्हें विश्वविद्यालय की उपाधि मिलना नहीं रुक सकता। इतने श्योर होकर बात बोला युक्तेश्वर जी ने। वाह!
मतलब इतनी अच्छी बात है उनके योगी जी के लिए, जो उनको और कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। अब क्या था, हिसाब करने, अब तो वो बिल्कुल हो गए, स्ट्रांग हो गए। हिसाब करने से तो पास होना असंभव लग रहा था, तथापि मैं जब आश्रम से बाहर निकला तो मेरा मन काफी शांत, और एक दो बार सशंक मन से आकाश की ओर देखा। फिर वही चीजें कि सूर्य अपनी प्रचलित कक्षा में ही सुसज्जित लग रहे थे। जब मैं पंथी पहुंचा तो एक सहपाठी का स्वर मेरे कानों में पड़ा, मैं अभी अभी सुना है कि इस वर्ष पहली बार अंग्रेजी साहित्य में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक को हटा दिया गया है, मतलब घटा दिया गया। अब तो ये वाली वही वही बात है कि 36% जो न्यूनतम मार्क्स था उसको घटा के 33 ही कर दिया गया है। ये बात उनके कानों में पड़ गई, जो वो घबरा रहे थे कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैं इतनी तेजी से लड़के के कमरे में घुसा और उसने घबरा कर ऊपर देखा। मैं अत्यंत उत्सुकता के साथ उससे पूछा। उसने हंसते हुए कहा, जटाधारी साधु महाराज, पढ़ाई लिखाई में अचानक इतनी उत्सुकता क्यों? अंतिम क्षण में रोने धोने से क्या लाभ? परंतु यह सच है कि उच्चांक को घटाकर 33 कर दिया गया है। खुशी के मारे अब योगी जी बहुत खुश उछलते कूदते मैं अपने कमरे में पहुंचा और जमीन पर घुटने टेक कर अपनी जो अचूक करते हिसाब से परमपिता की स्तुति का, अरे थैंक गॉड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, थैंक गॉड आपने बहुत मुझे ये किया। अब ये सारी चीजें उनको भगवान याद आने लगे। प्रतिदिन रमेश के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करती एक आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति के बोध में मैं रोमांचित हो उठता। बंगाली भाषा की परीक्षा के संबंध में उल्लेखनीय घटना हुई। एक दिन प्रातः जब मैं छात्रावास से निकलकर परीक्षा के लिए कॉलेज की ओर जाने लगा तो रमेश ने मुझे पुकारा। उसने मुझे बंगाली भाषा के विषय में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया, क्योंकि अब बंगाली भाषा में तो वो खुद ही कर सकते हैं उसको अच्छे से। तो वहां रमेश तुम्हारे लिए चिल्ला रहा था। एक सहपाठी छात्र ने अधीर होकर कहा, तुम वापस मत जाओ, वरना हम लोगों को परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। जब वो बंगाली भाषा के लिए जा रहे थे तो रमेश ने पीछे से आवाज दी कुछ बताने के लिए कि वहां पर ये आप इसकी तैयारी, ये टॉपिक देख लो। अब वो उसके जो साथ के जो फ्रेंड्स थे वो मना करने लगे कि ये देर हो जाएगी, लेकिन वो वापस उनके पास गए। रमेश ने कहा, हमारे बंगाली लड़के शरारते बंगाली भाषा में आसानी से पास हो जाते हैं, परंतु मेरे मन में अभी अभी ऐसी शंका उठी है कि इस वर्ष अपेक्षित पठन की पुस्तकों से प्रश्न पूछकर प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों की बलि चढ़ाने की योजना बनाई है। मतलब एक प्लानिंग की है कि बंगाल की जो लैंग्वेज का जो पेपर आने वाला है उसमें फिर से 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध बंगाली समाज सेवक विद्यासागर के जीवन की दो कहानियां संक्षेप में बताई जाएंगी। रमेश का धन्यवाद कर, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया रमेश ने अब तक जितनी भी बातें बताई थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। तो रमेश का धन्यवाद किया और साइकिल से कॉलेज पहुंचे। वहां मैंने देखा कि बंगाली के प्रश्न पत्रिका में दो विभाग थे। पहले विभाग में लिखा था विद्यासागर के समाचार की दो घटनाओं का वर्णन करो। और जब मैं अपनी अभी भी जब ज्ञात हुआ कहानी उत्तर पुस्तक में उतार रहा था, तभी मन ही मन धन्यवाद करने लगा। अंतिम क्षण में भी उसने, मतलब ये भूल, अब इसमें छोटा सा लिखा हुआ है, प्रश्न पत्रिका निश्चय शब्द भूल गया था परंतु मुझे याद है। इस संबंध में प्रश्न का संबंध विद्यासागर उन कहानी में जो बताई गई थी बिल्कुल वही चीजें आ गई सामने। अब क्या था कि अ, इस तरीके से वो, अब वो चीज उनको कंप्लीट लगने लगी कि अब मेरे प्रति भी हो गया था। अब मैं अनभिज्ञ था, बंगाली भाषा में मैं पास नहीं हो पाता। अगर मैं ये चीज नहीं समझता तो ये चीज नहीं कर पाता। तो प्रथम पत्रिका के दूसरे विभाग में लिखा था, बंगाली में उस व्यक्ति के जीवन पर निबंध लिखो जिससे उन्हें सर्वाधिक प्रेरणा मिली हो। भद्र पाठक निबंध के लिए मैंने इसे चुना। इसके बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं पृष्ठ अपने गुरु की प्रशंसा से भरता जा रहा था तो अपने आप से बुद्धदाता इस भविष्यवाणी को सच के मुस्कुराया। प्रश्न के उत्तर में मैं आपके ही उपदेशों से उत्तर पुस्तिका भर दूंगा। दर्शन शास्त्र के मेरे पाठ्यक्रम के विषय में प्रश्न रमेश से कुछ पूछने की इच्छा मेरे मन में आई थी। युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन से मेरे दिव्य प्रशिक्षण में मुझे इतना भरोसा था। तो ये सारी चीजें उनको बराबर और उनको
इस तरीके से अंक भी मिल गए। अब यहाँ पर बताते हो उनको बहुत हर्ष हो रहा था कि अपनी ऑनर्स की डिग्री उनको उच्च अंकों के साथ मिली। मेरे स्नातक होने पर पिताजी का खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने स्वीकार किया, मुकुंद तुम अपने गुरु के साथ इतना अधिक समय व्यतीत करते थे और मुझे तुम्हारे उत्तीर्ण होने की आशा नहीं थी। गुरुदेव ने मेरे पिताजी के व्यर्थ आलोचना को ठीक ही ताड़ लिया था। मतलब ये युक्तेश्वर जी ने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने उस चीज को समझ लिया। तो वर्षों से मेरे मन में संदेह हुआ था कि जब मैं अपने नाम के बाद बीए के अक्षर जुड़े देख भी पाऊंगा या नहीं। इस उपाधि का उल्लेख करते हुए हमेशा ही मेरे मन में विचार आ और आए बिना नहीं रहता, मुझसे ये ईश्वर की ओर से उपहार स्वरूप मिली है, जिसके पीछे कोई गूढ़ कारण है। कभी कभी मैं कॉलेज में पढ़े लोगों के साथ ऐसे कहते ही सुनता हूँ कि उन्हें रट रट कर जो कहते हैं ना ज्ञान मिलता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है इसी ऑनर्स का। अब क्या था कि यस, तो अब क्या था कि वर्षों से मेरे मन में संदेह बना हुआ था कि मैं उनके बाद बीए के अक्षर से जुड़े होने कभी भी नहीं देख पाऊंगा। इस उपाधि को उल्लेख करते हुए हमेशा ही मेरे मन में विचार आया रहता, मुझे ये ईश्वर के उपहार स्वरूप मिली है और उन्हें इस चीज के पीछे गूढ़ कारण है। कभी कभी मैं कॉलेज में पढ़े लोगों के ऐसा कहते सुनता हूं कि उन्हें अपने रट रट कर प्राप्त किए हुए ज्ञान का बहुत ही अल्प अंशिक उपाधि मिलने का रह जाता है। तो अब इसमें यह है कि जो उन्होंने डिग्री जो उन्होंने किस तरीके से किया और कैसे रट रट के जो लोग करते हैं उनके बीच में डिफरेंस उपजा रहे हैं। उनकी स्वीकारोक्ति से मुझे अपनी निसंदिग्ध शैक्षणिक अपूर्णता के विषय में थोड़ी सी सांत्वना मिल जाती है। जून 1915 के जिस दिन मुझे कोलकाता विश्वविद्यालय की उपाधि मिली, उस दिन अपने गुरु के चरणों में से नवाकर मैंने अन्य उनके जीवन से अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले सभी कृपाओं के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। हो मुकुंद, उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ कहा, बात केवल इतनी है कि प्रभु को सूर्यचंद्र के स्थानों की अदला बदली करने के बजाय तुम्हें स्नातक बना देना ज्यादा आसान लगा। तो यहाँ पर मैं अपना विराम करती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला टाइम कहाँ निकल गया एकदम से। तो थैंक यू सीमा जी, बहुत थैंक सुंदर। ये चैप्टर भी इतना सुंदर था और आपने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को प्रेजेंट किया। टाइमली टाइमली फिनिश हुआ, मुझे तो लगा था अभी। यस, कोई कोई दिक्कत नहीं, थैंक बहुत ही सुंदर वे पे आपने बता दिया। और आपकी मन की इच्छा भी थी कि चैप्टर को हम हाँ, करेंगे, ये तो थोड़ा यस। ऐसे इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट था, ऐसा लग रहा मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। यस, यस। तो